जय हिंद दोस्तों। एजुकेशन 101% में मैं सर्वेश यादव आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम लोग देखते हैं कि ये यूरोपीय कंपनियों का जो आगमन हुआ, उनका आगमन कैसे हुआ। ये यूरोपीय कंपनियों का आगमन हुआ उस समय की स्थिति को समझने के लिए हम सबसे पहले अगर हम देखें भारत की स्थिति कैसी थी या यूरोप की स्थिति कैसी थी, तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि ये भारत की स्थिति कैसी थी। तो जब यूरोपीय कंपनियां भारत में आ रही थी तो उस समय भारत में मध्यकाल चल रहा था। मध्यकाल अर्थात जब यूरोपीय कंपनियों का आगमन हुआ तो उस समय भारत में मुगल सत्ता कायम थी, भारत में मुगल शासन सत्ता चल रही थी। और यूरोप में क्या था, यूरोप में पुनर्जागरण अपने विस्तृत रूप पर पहुंच चुका था। ये इसका विस्तृत विकास हो चुका था पुनर्जागरण का। ये जब पुनर्जागरण का विस्तृत विकास हो चुका था और यहाँ पर मुगल सत्ता कायम थी, क्योंकि यहाँ अर्थव्यवस्था में विकास हो चुका था, भारत में अर्थव्यवस्था विकसित हो चुकी थी। और यहाँ पर क्या था कि ये लोग व्यापार को विकसित रूप दे चुके थे। ये लोगों ने क्या किया कि यूरोप वालों ने व्यापार करने के लिए अन्य देशों की तरफ पलायन करना शुरू कर दिया। ये यूरोप वाले जो हैं ये भारत के साथ भी व्यापार करना प्रारंभ कर दिए। ऐसा नहीं है कि ये मध्यकाल में ही भारत के साथ व्यापार करना शुरू कर दिए थे यूरोप वाले। ये पहले से भी जैसे भारत और यूरोप का जो व्यापार यूनानियों के समय से ही चला आ रहा था, यूनानियों के समय से ही चला आ रहा था। यूरोप और भारत के जो बीच व्यापार था वो कई मार्गों से होता था, लेकिन इसमें जो प्रमुख था समुद्री मार्ग। दो समुद्री मार्ग थे, एक फारस की खाड़ी थी और दूसरा कौन सा था, लाल सागर। ये दोनों व्यापार के जो मार्ग थे ये समुद्री मार्ग थे। इसमें भी क्या था कि ये फारसी खाड़ी वाला मार्ग जो है सबसे सुगम माना जाता था, अच्छा माना जाता था। लाल सागर ये दुष्कर था। क्यों दुष्कर था कि इसमें लाल सागर वाले मार्ग पर जो है कुहरा अधिक था। कुहरे के कारण जब कुछ दिखाई नहीं देता था तो उस मार्ग से जाना लोग अच्छा नहीं समझते थे, क्योंकि मार्ग भटकने का पूरा चांस बनता था। इसलिए ये फारस की खाड़ी वाला ही मार्ग ज्यादा जो है सुगम था, यहीं से व्यापार होते थे। अब यहाँ से एक चीज बनता है कि ये फारस की खाड़ी या लाल सागर ये अवस्थित कहाँ। जैसे फारस की खाड़ी ये पश्चिम एशिया में, ये फारस की खाड़ी जो है पश्चिम एशिया में, ये पश्चिम एशिया में हिंद महासागर का ही एक विस्तार है। और ये है कहां, ये अरब प्रायद्वीप और ईरान के बीच में अवस्थित है। कौन, फारस की खाड़ी। और ये लाल सागर जो है हम जब देखते हैं, अगर विश्व का मानचित्र देखें तो उसमें क्या है कि इधर क्या है अफ्रीका महाद्वीप और एशिया महाद्वीप के बीच में स्थित है। अफ्रीका महाद्वीप और एशिया महाद्वीप के बीच में जो है ये लाल सागर अवस्थित है। ये लाल सागर जब ये अफ्रीका और एशिया के बीच में स्थित है तो हम लोग देखते हैं कि जितने भी मार्ग थे अगर वो हिंद महासागर में नहीं आके जुड़ेंगे तो हिंद महासागर में जब तक हम नहीं पहुंचेंगे तब तक भारत से व्यापार करना, क्या भारत पहुंचना ही कठिन कार्य है। तो ये लाल सागर जुड़ता कैसे है हिंद महासागर से। ये लाल सागर दक्षिण में अदन की खाड़ी, दक्षिण में जो है अदन की खाड़ी से ये लाल सागर जो है हिंद महासागर से जुड़ता है। ये दक्षिण वाली जो अदन की खाड़ी इलाके इसको लाल सागर और हिंद महासागर को मिलाने का कार्य करती है। हम लोगों ने देखा कि जितने भी मार्ग समुद्री थे वो आखिर में आके हिंद महासागर से जुड़ते थे। हिंद महासागर से जुड़ने का मतलब ये था कि हम अगर हिंद महासागर में पहुंच गए तो भारत पहुंचने में कोई कठिनाई नहीं है। और ये मार्ग लाके सभी लोगों को जो समुद्री मार्ग था वो लाके हिंद महासागर में छोड़ देते थे। लेकिन क्या हुआ ना कि 1453 ईस्वी में एक घटना घटती है। 1453 ईस्वी में घटना कौन सी घटती है, कुस्तुनतुनिया जो था इस पर तुर्कों ने आक्रमण कर दिया। और तुर्कों ने जब आक्रमण किया तो इसको अपने कब्जे में कर लिया, इस पर अधिकार कर लिया। अब जब अधिकार हो गया तो ये पूर्वी और
मार्ग जो पूरब और पश्चिम को जोड़ने वाला मार्ग था, पूरब और पश्चिम वाला मार्ग था, इस पर तुर्कों का कब्जा हो गया। ये पूर्वी और पश्चिमी देशों के मध्य जो संपर्क स्थापित करने वाला मार्ग था, पूर्वी और पश्चिमी देशों के मध्य जो संपर्क स्थापित करने वाला मार्ग था, उस पर कुस्तुतुनिया बसा हुआ था। अब 1453 ईस्वी में तुर्कों ने क्या किया कि कुस्तुतुनिया पर अधिकार कर लिया और उन्होंने साफ मना कर दिया लोगों को कि आप हमारे राज्य से होकर पूरब के साथ व्यापार नहीं कर सकते। ये जो यूरोप वाले थे, अब उनके लिए समस्या खड़ी हो गई। यूरोप उधर पश्चिम था और इधर पूर्वी देश, तो बीच में जो ये कुस्तुतुनिया था, उस पर तुर्कों ने कहा कि आप कोई भी व्यापारी हो हमारे राज्य से होकर जो है किसी भी देश में व्यापार करने नहीं जाएगा। इस तरीके से अब एक मार्ग जो था कुस्तुतुनिया जिस पर बसा हुआ था, ये मार्ग बंद हो गया। अब मार्ग जब बंद हो गया, चूंकि व्यापार लाभप्रद था, भारत के साथ व्यापार जो हो रहा था यूरोप का, वो काफी लाभप्रद था। अब एक लाभप्रद व्यापार जो है हाथ से निकल गया, इससे जो है पश्चिमी देशों का, या हम यूं कहें कि यूरोप के जितने भी व्यापारी थे, व्यापारी देश या व्यापारी लोग, उन लोगों को काफी परेशानी हुई और नए व्यापार की तलाश में ये लोग नई नई योजनाएं बनाना शुरू करते हैं कि किस तरह से हम पूर्वी देशों के साथ व्यापार करें। अगर ये कुस्तुतुनिया पर जो तुर्कों का अधिकार है, इनको इनके मार्ग से ना जाने के बाद भी अगर हमको कोई ऐसा रास्ता मिल जाए जिससे हम पूर्वी देशों के साथ व्यापार करें और अच्छा मुनाफा कमाएं, क्योंकि पूर्वी देशों में विशेषकर भारत के साथ व्यापार करना काफी मुनाफे का सौदा था। लाभप्रद व्यापार के खो जाने के कारण जो यूरोप के नवीन राष्ट्र थे, जो यूरोप के कुछ नवीन राष्ट्र थे, जैसे स्पेन और पुर्तगाल, ये लोग क्या सोच रहे थे कि इतना अच्छा व्यापार चल रहा था, इतना मुनाफे का व्यापार चल रहा था, ये हमारे हाथ से निकल गया। केवल किस लिए निकल गया कि ये हमें जाने का जो मार्ग था उसको अवरुद्ध कर दिया गया। और ये मार्ग अगर अवरुद्ध हो गया तो इसका मतलब ये थोड़ी ना हो गया कि हम लोगों को व्यापारी बंद कर दिया जाए। इसके लिए हमें कुछ योजनाएं बनानी चाहिए और वो लोग ये व्यापार के लिए जो तरह तरह की योजनाएं बनाना शुरू करते हैं। और इन योजनाओं में उस समय की कुछ परिस्थितियों ने भी साथ दिया। जैसे 15वीं सदी में क्या हुआ, 15वीं सदी में उस समय काफी परिवर्तन हो गया। परिवर्तन किसमें हुआ, जैसे जहाज रानी, नौ परिवहन विज्ञान में काफी प्रगति हुई और इन प्रगतियों के साथ साथ एक यंत्र भी विकसित हो गया। यंत्र कौन सा विकसित हुआ, कुतुबनुमा यंत्र विकसित हो गया। कुतुबनुमा का मतलब है कि दिशा सूचक यंत्र। दिशा सूचक यंत्र विकसित हो गया। इस यंत्र के माध्यम से यह हमको पता चलता था कि हम किस दिशा में जा रहे हैं। उससे पहले क्या होता था कि दिशाओं के ज्ञान के लिए हमें ऐसा कुछ भी यंत्र नहीं था कि हम किस दिशा में जा रहे हैं। एक अनुमान लगाते थे लोग कि हम किस दिशा में जा रहे हैं। लेकिन जब ये यंत्र विकसित हो गया तो इस यंत्र के माध्यम से हमें सही जानकारी मिलना शुरू हो गई कि हम किस दिशा में जा रहे हैं। साथ में क्या हुआ कि जहाज रानी और नौ परिवहन विज्ञान में भी प्रगति हुई। इन जहाज रानी और नौ परिवहन विज्ञान में प्रगति के साथ साथ क्या हुआ कि जो पुर्तगाल का राजकुमार था, पुर्तगाल का राजकुमार, क्या नाम था, प्रिंस हेनरी द नेविगेटर। प्रिंस हेनरी द नेविगेटर, इसने क्या किया, लोगों को उत्साहित करना शुरू कर दिया, लोगों को मोटिवेट करना शुरू कर दिया कि अरे आप तो कुछ भी कर सकते हैं। इसके प्रोत्साहन से पुर्तगाल के कुछ साहसी नाविक, इधर जहाज रानी निर्माण में भी प्रगति हो चुकी थी, जहाजों में भी काफी सुधार हो चुका था और ये क्या हुआ कि कुतुबनुमा अब यंत्र भी विकसित हो चुका था। और साथ में जो राजकुमार प्रिंस हेनरी द नेविगेटर था उसने लोगों को प्रोत्साहित किया और प्रोत्साहन के बाद कुछ जो साहसी नाविक थे उन लोगों ने फैसला किया कि हम व्यापार करके ही रहेंगे। बेशक हमारे मार्ग का जो अवरुद्ध है, तुर्की ने अवरुद्ध कर रखा है, उससे ये तुर्कों के अवरोध के बावजूद भी इन लोगों ने फैसला किया कि हम व्यापार करके ही मानेंगे। व्यापार के लिए उन्होंने जो क्या किया कि नए मार्गों की तलाश शुरू कर दी। और इसमें क्या हुआ कि सबसे पहले पुर्तगाल का एक साहसी नाविक
बार्थोलोमेव डियाज। बार्थोलोमेव डियाज ने क्या किया, 1487 ईस्वी में इसने कहा कि कुछ भी हो जाए, कुछ भी करना पड़ जाए, हमें जो है व्यापार करना है। और इस योजना के साथ ये निकल पड़ता है। निकलता किसे, समुद्री मार्ग से, समुद्री मार्ग से निकलता है। लेकिन इसको ये नहीं मालूम था कि हम किधर जाएं, कैसे घूमेंगे, या किस नदी से होके गुजरे, समुद्र से होके गुजरे, आखिर में हिंद महासागर मिल जाए। ये इधर उधर भटकता हुआ एक द्वीप में पहुंचता है, एक समुद्री मार्ग पर से होता हुआ एक स्थान पर पहुंचता है। कहां पहुंचता है, उत्तमाशा अंतरीप। अब ये पहुंच गया उत्तमाशा अंतरीप। जब ये उत्तमाशा अंतरीप से पहुंचता है तो इसको मालूम ही नहीं है कि ये उत्तमाशा अंतरीप है। जब ये इससे पास पहुंचता है तो इसको काफी तेजी से हवाओं से संघर्ष करना पड़ता है, इधर उधर से हवाओं का थपेड़ा झेलना पड़ता है। इसने क्या कहा कि ये तो जैसे लग रहा तूफान है। यहां पर क्या हुआ कि इसने कहा कि ये जो उत्तमाशा अंतरीप है, इसने इसको क्या कहा कि जो ये तूफानी हवाओं के कारण से कहा कि ये तूफानी अंतरीप है। इसने इसका नाम भी रख दिया तूफानी अंतरीप। बार्थोलोमेव डियाज भटकते हुए दूसरी जगह पहुंच गया, उत्तमाशा अंतरद्वीप। उत्तमाशा अंतरद्वीप में जब ये पहुंचता है तो इसने क्या कहा, इसने तूफानी अंतरद्वीप कह दिया, क्योंकि इसको तूफानों के साथ संघर्ष करना पड़ा, तूफानी हवाओं को झेलना पड़ा। इस तरीके से ये भारत पहुंचने में असफल हुआ। लेकिन फिर क्या हुआ कि लोगों ने ये सोचा कि ये तो असफल हो गया, लेकिन हम चलेंगे तो हमें असफल कोई नहीं कर सकता। इस तरीके से स्पेन का एक साहसी नाविक, स्पेन अभी पुर्तगाल वाला था बार्थोलोमेव डियाज, अब स्पेन का एक साहसी नाविक, क्या नाम था, कोलंबस। कोलंबस ने क्या कहा कि मैं भारत पहुंच के दिखाऊंगा। और इसने क्या किया कि ये भी समुद्री मार्ग पकड़ता है। समुद्री मार्ग से होते हुए ये भटकते भटकते हिंद महासागर की बजाय ये दूसरा रास्ता पकड़ लेता है। हिंद महासागर में पहुंचने का जो मार्ग इसने चुना था वो भटक भटक जाता है। और भटक के कहां ये पहुंचता है, ये पहुंच जाता है अमेरिका। अमेरिका, जब ये अमेरिका के तट पर पहुंचता है तो इसने स्वयं से कहा कि अरे मैं तो भारत आ गया। और भारत, जब ये भारत के चाह में उस तट पर उतरता है तो इसे ये महसूस होता है कि ये कोई गलत स्थान, ये भारत नहीं है, ये हिंदुस्तान नहीं है, हम किसी नए स्थान पर आ गए। इस तरीके से ये 1494 ईस्वी में 1494 ईस्वी में कोलंबस ने अमेरिका की खोज कर दी। अमेरिका पहुंचकर लोगों को यह जानकारी दी कि एक ऐसा देश है जिसके बारे में हम लोग नहीं जान रहे थे। यह नवीन देश के रूप में इसकी पहचान कराता है कोलंबस 1494 ईस्वी में। अब स्पेन का भी नाविक विफल हुआ, पुर्तगाल का जो पहला नाविक बार्थोलोमेव डियाज आया था वो भी फेल हुआ। इन सभी के साथ पुनः योजना बनाता है पुर्तगाल का एक दूसरा नाविक। उसने इन लोगों की असफलता से सीख लिया और असफलता से सीख लेने के बाद पूरी योजना के साथ वो कहता है कि हम भारत पहुंच के दिखाएंगे। अब उसको चूंकि मालूम भी था कि जो हमारा एक पुर्तगाल का नाविक पहुंचा था एक ऐसे तूफानी रास्ते में भटका था जिसके कारण वो भारत पहुंचने में असफल रहा। इन सभी योजनाओं की जानकारी के साथ वो नई योजना के साथ भारत पर पहुंचने के लिए प्रयासरत होता। कौन? वास्को डी गामा। वास्को डी गामा विभिन्न योजनाओं के तहत यह पुर्तगाल से निकलता है और पुर्तगाल से निकलता है, साथ में इसने क्या देखा था या सुना था, उस योजनाओं को इसने क्रियान्वित करना शुरू कर दिया। जैसे उसने सुना था कि एक उत्तमाशा अंतरीप है, इसी के देश का एक आया था बार्थोलोमेव डियाज, उसने क्या बताया था, एक तूफानी अंतरीप है। तूफानी अंतरीप कौन? ये उत्तमाशा अंतरीप। इसने क्या सोचा कि इसी में वो भटका था, इसलिए क्या किया जाए कि इसका चक्कर काट दिया जाए, इसमें जाया ही ना जाए, इसको घूम के हम लोग पार करते हैं। इसने किया भी वही, उत्तमाशा अंतरद्वीप का चक्कर काटते हुए आगे इसने क्या किया, एक पथ प्रदर्शक की सहायता ली। क्या नाम था? अब्दुल मनीद। अब्दुल मनीद, ये अब्दुल मनीद कहां का था? ये गुजराती था, गुजराती
पथ प्रदर्शक की सहायता से वास्को डी गामा उत्तमाशा अंतरद्वीप का चक्कर काटते हुए हिंद महासागर में प्रवेश कर गया। कहां प्रवेश कर गया? हिंद महासागर में। और ये इसकी नौका आती है केरल, आज वाले केरल प्रांत में, लेकिन उस समय केरल था नहीं। कहां पर पहुंचता? पेपर में पूछता है कि सबसे पहले जब वास्को डी गामा पहुंचा था तो ये कहां पर पहुंचा था? तो ये कालीकट कहां है? ये केरला में है। और ये कालीकट में किस स्थान पर पहुंचा था? तो ये कप्पुकड़ागु नामक स्थान पर पहुंचा था। कडाबू नामक स्थान पर पहुंचा था। ये कब कडाबू नामक स्थान पर पहुंचा? कब? 17 मई 1498 ईस्वी को। 17 मई 1498 ईस्वी को ये कालीकट के कब कड़ाबू नामक स्थान पर पहुंचता है। वहां पर जब ये पहुंचता है तो पहले से ही वहां पर अरब व्यापारी उपस्थित थे। वो अरब वाले जो है व्यापार कर रहे थे, उन्हें काफी मुनाफा हो रहा था। जब उन लोगों ने देखा कि एक पुर्तगाल का दूसरा भी व्यापारी आके हमें जो है यहाँ पर कंपटीशन के लिए बाध्य करेगा, प्रतिस्पर्धा के लिए बाध्य करेगा, इसलिए लोगों ने इनका विरोध करना शुरू कर दिया पुर्तगालियों का। लेकिन वहां का जो राजा था ये कालीकट का, उसका नाम था जमोरिन। जमोरिन ने क्या कहा कि नहीं, आप भी व्यापार करेंगे, और ये जो बाहरी आया हुआ है पुर्तगाल का निवासी आया, ये भी व्यापार करेगा। और इससे कहा कि तुम खुशी खुशी व्यापार करो, अगर ये लोग कोई विरोध करते हैं, हम यहाँ के राजा हैं, हम इनको दंडित करेंगे। और इससे क्या कहा जमोरिन ने वास्को डी गामा से कि आप भी बिना किसी परेशानी के, बिना किसी कष्ट के आप भी व्यापार करिए। वास्को डी गामा ने भी व्यापार किया। और वास्को डी गामा व्यापार करता है तो जब वो वापिस अपने देश पहुंचता है तो लोगों से ये कहता है कि टोटल खर्चा निकाल दीजिए, जितना भी आप यात्रा व्यय किए हैं या वहां रहने का खर्चा जो भी है सब काट दीजिए, उसके बाद 8 गुना लाभ आप कमाते हैं। हमने कितना कमाया कि हमने सारा व्यय निकाल दिया, जितना भी हमने कुछ भी खर्चा किया सब काटने के बाद हमने 60 गुना लाभ कमाया। जब ये बात वो अपने यहाँ अपने देश में जाके बताता है तो लोग और प्रेरित होते हैं। साथ में वहां का जो राजा था उसने जब यह बात सुनी कि वास्को डी गामा भारत पहुंचने में सफल रहा और एक अच्छा खासा मुनाफा कमाया, अब अच्छा खासा मुनाफा कमाया तो वो चूंकि व्यापार के लिए प्रेरित कर रहा था वहां राजकुमार, और वहां का राजा ये चाह रहा था कि जब ये लोग बाहर से व्यापार करके आएंगे तो हमारे यहाँ की आर्थिक स्थिति भी अच्छी होगी और हम धन धनाट से भरपूर हो जाएंगे। तो राजा ने क्या किया कि उसने अपना नाम ही बदल दिया, नाम का मतलब अलग उपाधि रख दी। क्या रखे? वाणिज्य प्रधान की उपाधि रख दिया। वाणिज्य प्रधान अर्थात व्यापार की प्रमुखता, व्यापारिक प्रधान है, जबकि इसका नाम क्या था? वाणिज्य प्रधान जिसने उपाधि, इसका नाम था मैनुअल प्रथम। मैनुअल प्रथम इसका नाम था। लेकिन इसने जब देखा कि वहां से काफी मुनाफा कमा के आया है तो इसने वाणिज्य अर्थात व्यापार को बढ़ावा देने के लिए इसने उपाधि धारण कर ली वाणिज्य प्रधान की, जबकि नाम मैनुअल प्रथम था। अब हम देखते हैं कि ये पेपर में पूछता है कि ये जो यूरोपीय कंपनियों का आगमन है किस तरीके से था, उनमें मिलाने के लिए देता है कि कौन सी कंपनी कब आई थी। ये यूरोपीय कंपनियों में कौन सबसे पहले आता था? पुर्तगाली सबसे पहले आते हैं। कब आते हैं? 1498 ईस्वी में। उसके बाद आते हैं डच, ये आते हैं 1595 ईस्वी में। उसके बाद आते हैं अंग्रेज, ये आते हैं 1600 ईस्वी में। उसके बाद आते हैं फ्रेंच अर्थात फ्रांसीसी, ये आते हैं 1664 ईस्वी में। ऐसे ही चार्ट बना के देगा और उसमें कोई एक ऐसी तब्दीली कर देगा कि जो सीरियल से नहीं होगा। उसमें मिलाने के लिए हमको दे देता है कि कौन सी कंपनी सबसे पहले आई थी, उसके बाद कौन सी कंपनी आई थी, इनका जो है सही क्रम मिलाइए। अब अगला चीज क्या पूछता है कि ये तो आ गए, यूरोपीय लोग तो आ गए, लेकिन क्या हुआ कि इन लोगों ने कंपनियों की स्थापना करनी शुरू कर दी। कंपनी अर्थात जहां जैसे हम लोग कहीं भी जाते हैं तो रहने के लिए या कोई भी व्यापार या कहीं भी कुछ करने के लिए एक जगह होनी चाहिए। तो इन लोगों ने क्या किया कि उसके लिए कंपनी के गठन कर दिया कि एक समूह रहेगा, लोगों का समूह होगा, हम व्यापार करेंगे, अच्छी तरह से व्यापार करेंगे। इसके लिए इन लोगों ने कंपनी का गठन कर दिया। तो सबसे पहले कंपनी का गठन कौन किया? पुर्तगालियों ने कितने में? 1498 ईस्वी में कंपनी का गठन कर दिया। अब देखिए कि डच तो पहले आए थे,
डच जो है आने के क्रम में पहले आ गए थे, लेकिन कंपनी किसने पहले स्थापित कर दी? अंग्रेजों ने स्थापित कर दी। कब स्थापित कर दी? 1600 ईस्वी में। 1600 ईस्वी में इन्होंने कंपनी स्थापित की। उसके बाद किसने स्थापित की? फिर डचों ने कंपनी स्थापित कर दी 1602 ईस्वी में। उसके बाद फ्रांसीसियों ने कंपनी स्थापित की। फ्रांसीसियन कब कंपनी स्थापित की? 1664 ईस्वी में। अब यहां से पेपर भी इसलिए पूछता है कि क्योंकि ये अंग्रेज तो डचों से बाद में आए थे, लेकिन कंपनी स्थापना के में इन्होंने पहले ही बाजी मार दी। इसलिए यहां से पेपर में प्रश्न निकल के आता है कि पुर्तगालियों के बाद किसने कंपनी स्थापित की थी? तो उसके बाद 1600 ईस्वी में अंग्रेजों ने कंपनी स्थापित की, उसके बाद डचों ने कंपनी स्थापित की थी। उसके बाद क्या पेपर में प्रश्न पूछता है कि इन लोगों ने जो कंपनी स्थापित की किस जगह पर स्थापित की थी? जैसे ये पुर्तगाली कहां पर स्थापित किए थे? तो ये 1503 ईस्वी में, 1503 ईस्वी में कोचिन में इन्होंने अपनी फैक्ट्री स्थापित कर दी। उसके बाद ये अंग्रेज 1608 ईस्वी में ये कहां पर स्थापित करते हैं? सूरत में। उसके बाद 1605 ईस्वी में डचों ने स्थापित कर दी। कहां पर? डचों ने स्थापित की मुसलीपट्टनम या कहीं कहीं इसको किताब में देता है मछलीपट्टनम। तो यहां पर इन लोगों ने फैक्ट्री स्थापित कर दी डचों ने। उसके बाद 1668 ईस्वी में सूरत में फ्रांसीसियों ने भी अपनी फैक्ट्री स्थापित कर दी। यहां से कभी कभी पेपर में एक चीज यहां पूछता है कि ये जो अंग्रेजों ने सूरत में फैक्ट्री स्थापित की थी, किसी किताब में देता है कि ये सूरत में जो फैक्ट्री अंग्रेजों ने स्थापित की थी, इन्होंने अपनी फैक्ट्री जो है मुसलीपट्टनम या मछलीपट्टनम में स्थापित की थी। जब हम लोग इनका एक एक करके विस्तृत पढ़ेंगे तो हम लोग देखेंगे कि सूरत में स्थापित की थी या मुसलीपट्टनम या मछलीपट्टनम में अंग्रेजों ने कंपनी स्थापित की थी। ये जो घटनाएं हैं ये अब इसका हम लोग विस्तार से अध्ययन करने का प्रयास करेंगे कि पेपर में कहां से प्रश्न निकल के आते हैं। हम लोग कल की क्लास में देखते हैं कि पुर्तगालियों ने कैसे कंपनी स्थापित की, या भारत में क्या क्या किया, या हम अंग्रेजों का देखते हैं कि जिन्होंने भारत पर शासन सत्ता ही कायम कर दी। इसके लिए हम लोग एक एक करके जो है विस्तृत अध्ययन करेंगे कल की क्लास में। आज की क्लास में बस इतना ही। अगर हमारी वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, साथ में शेयर भी करें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।